ये जो बाकी टूल्स है इंक्लूडिंग जो ऐसे आपने एल्गो बोला, उससे इजियर पार्ट पैसिव है। कुछ लोग सोचते हैं भाव दाम में क्या फर्क है, तो इंग्लिश में अगर कहूँ, यू नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द वैल्यू ऑफ नथिंग। और उस वैल्यू में आपकी वैल्यूएशन होती है, ना कि भाव के अंदर। कि मैंने किसी को पूछा कि क्या आप उबर यूज़ करते हैं, क्या आप अमेज़न यूज़ करते हो, क्या आप इतने ऑनलाइन बाकी चीज़ें, एयरलाइन टिकट्स, रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हो। पर ये भी तो चेंज है, जो चेंज आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, आपका अडॉप्ट कर लिया, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक वे है और मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ। हमारे जो CIO हैं वो 18-20 साल से लॉन्ग शॉर्ट फंड्स कर रहे हैं। जब लोग राइट, और वो हमारे यहाँ पे हमारे हाउस में हम AIF ऑल्टरनेट एसेट्स ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, जो कि करीबन 7.5 साल के ऊपर हो गए मैनेज करते हुए। तो जैसे मैं कह रहा था कि इसमें 3 कैटेगरी है, एक इक्विटी है, एक हाइब्रिड है और एक डेट है। तीनों में ही ये शॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है या डेट पे नहीं आता है? तीनों में लॉन्ग अलाउड है, लॉन्ग शॉर्ट, तीनों का नाम लॉन्ग शॉर्ट है। हर नामकरण के अंदर लॉन्ग शॉर्ट वर्ड आएगा। नमस्कार, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे पॉडकास्ट शो द स्टार्स टॉक्स पे। ये पॉडकास्ट चैनल हम लोगों ने बनाया कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से अपने गेस्ट से जान पाएँ इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या क्या इनोवेशन आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और ओवरऑल इंडस्ट्री में, क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस आ रहे हैं। जॉइनिंग अस टुडे इज़ मिस्टर जितेंद्र पाल सिंह, CEO of ITI Mutual Fund, a leader known for his deep understanding of market cycles and his focus on disciplined investing. Under his leadership, ITI Mutual Fund is building a strong reputation for innovation, integrity, and investor-first thinking. In the conversation, we'll explore how the mutual fund industry is changing, what lies ahead for the market. Welcome, Jitendra Pal sir, very fondly known as JP sir. I have known you since last 20-25 years now, and I was discussing थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हमने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो सब एक ही सवाल पूछते थे, जेपी को जानते हो, जेपी को जानते हो, तो यू आर दैट फेमस। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकाटा, वी आर फ्रॉम कैलकाटा। तो कैलकाटा में आप भी थे, आपने अपनी जर्नी कैलकाटा से स्टार्ट की थी। तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि इतने दिन की जर्नी हो गई, आपको इतना साल हो गया इंडस्ट्री में, तो ये कैसे म्यूचुअल फंड हुआ, फिर कैसे आज ये लीडरशिप पोजीशन में, क्या आपको अभी भी इतना स्ट्रांग रखता है, इतना चार्ज अप रखता है? थैंक यू तेजपाल, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये शो में आए, आपसे बात करें, वार्तालाप करें, क्योंकि आप जो रीच आउट करेंगे, आई एम श्योर मार्केट में अवेयरनेस और नॉलेज हर तरह से बढ़ेगी। तो आपने जो बात की, शुरुआत की, तो मैं कह दूं, हम सीधे साधे कलकत्ते के लड़के थे, राइट। और हम जिस ज़माने से आते हैं, हम तो कॉलेज 1990s में कर रहे थे। तो कि मेरे ख्याल से इतना मेरे को ध्यान आ रहा किसी दिन, क्योंकि कलकत्ता में माना जाता है कि वहाँ के लड़के थोड़ा मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। तो डैडी ने कहा कि तू मैथमेटिक्स में अच्छा, तो CA कर लेना। मेरे को कुछ नहीं पता था CA क्या होता है, राइट। लेकिन जो ग्रुप था हमारे दोस्तों का, उसमें से कुछ कर रहे थे। तो अल्टीमेटली मेरे बैच से, मेरे स्कूल के बैच से, कलकत्ता के स्कूल के बैच से 4 CA हम लोग पास आउट हुए। एंड तो उसका CA कॉस्टिंग की मैंने। बट ओवर पीरियड टाइम जब जॉब्स दी, तो हमारे टाइम से ऐसा था कि जो जॉब मिली हमने की अंदर। और बेसिक जो हमको सिखाया गया था ना, वो एक ही शब्द था, बेटा मेहनत करना, बेटा डू हार्ड वर्क, राइट। तो हम लोग को और कोई कन्वर्सेशन नहीं होती थी, राइट, कि सुबह जल्दी जाना, रात को लेट आना, जितना मेहनत करना उतना हमको सेटिस्फैक्शन मिलती थी। तो आपने जो बात पूछी, तो वो सेटिस्फैक्शन आज भी हार्ड वर्क करके मिलती है, क्योंकि वो आपके नेचर में, आपके DNA में एकदम बचपन से डाल दी गई है उसके अंदर। बट एक चेंज आ गया। वो चेंज ऐसा आ गया कि पिछली कुछ देर से और कुछ सालों से ये टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर। यस। तो हाँ, हम जब मेहनत करते थे, हम भी डाटा माइन करते थे, लेकिन ऐसे अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, राइट। हमको खुद अपना दिमाग लगाना पड़ता था, खुद थोड़ा मैनुअली करना पड़ता था। बट अभी ये डेटा अवेलेबल है। और जैसे कहते हैं, अब तो जो जैसे किसी ज़माने में ऑयल को गोल्ड माना गया, तो अभी वो डेटा को कहते हैं कि द न्यू ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड विल बी पर्सन हु हैज़ डेटा। करेक्ट। तो वो डेटा अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि अब मम्मी ने, डैडी ने जो हार्ड वर्क बोला, अब ये दुनिया हमको कह रही है स्मार्ट वर्क।
तो प्रॉब्लम क्या है कि हम हार्ड से नहीं, काम से नहीं, मेहनत करने से नहीं कतराते, वो आज भी वही करते हैं, और सेटिस्फेक्शन भी शायद अंदर बॉडी मन को वहीं से मिलती है, लेकिन ये अडॉप्ट करना पड़ रहा है। तो ये ज़रूर है कि जर्नी में अगर आप पूछो व्हाट ड्राइव्स मी, इट इज़ जस्ट इनबिल्ट ऑफ की मेहनत करना। अब ये स्मार्ट वर्क को हम भी अपना रहे हैं। अब देखिए, जब स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ गया, स्मार्टफोन्स आ गए, आप पीछे नहीं रह सकते, तो अडॉप्टिव रहना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि मैं कम्पिटिटिव हूँ आज के बच्चों के हिसाब से, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे भी बहुत न रहूँ। नहीं सर, बट हमारा यही फ़ायदा है जो इतने साल एक्सपीरियंस किया है, हमें हार्ड वर्क भी अच्छी आती है और स्मार्ट वर्क भी हमें अच्छा सीखना है। जी हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर, और हार्ड वर्क ही लेके जाएगी हमें आगे भी, यही रहेगा। स्मार्ट चाहे जितना मर्जी दुनिया बन जाए, स्मार्ट रहने के लिए भी हार्ड चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए। ठीक है सर, आपने ITI म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से 1 साल होने वाला है, जनवरी में आपने ये किया था। एक बहुत चैलेंजिंग टाइम पे आपने ज्वाइन किया ITI को। आपके ज्वाइन होने के बाद काफ़ी एक प्रोग्रेस मिल रहा है, काफ़ी कुछ नई सोच आ रही है इसमें। आप इसमें और क्या सोच रहे हैं कि ITI को कैसे किस लेवल तक लेके जा सकते हैं? ये ITI ग्रुप फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर, हालांकि इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या ITI जो नाम है वो है 30 साल पुराना। जब इंडिया में म्यूचुअल फंड्स आए थे, ये उस समय से है। द ओनली थिंग इज़ पिछले 10-12 साल पहले, करीबन 10-15 साल पहले ओनरशिप चेंज हुई, तो नाउ दिस इज़ इनकी ओनरशिप जो है वो चेंज हुई है। तो उसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में बिजनेस की इनिशिएटिव लिया है, विच इंक्लूड्स NBFC विच इज़ इन गोल्ड लोन, होम लोन एंड इन दी पैसेंजर लोन्स। तो जितनी मेरे को ध्यान आ रहा है वो 3-3.5 हज़ार करोड़ के आसपास की उनकी बुक है, right? So this is what they have really built up in the and done very well in the last, almost actively, तो शायद 6-7 साल ही हुए हैं, बीच में कोविड आ गया and all that challenges रहे हैं। And secondly, they are into investment banking and into broking, जो and then asset management, या हम investment management जो कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारे 2 बुक्स हैं, एक AIF, और AIF इसलिए पहले कह रहा हूँ कि क्रोनोलॉजिकली AIF पहले आया था, एंड देन वी गॉट द लाइसेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड करीबन 6-7 साल पुराना है, AIF करीबन 8 साल पुराना है। हम किस प्लेटफॉर्म्स, किस मतलब पिलर्स के ऊपर बिल्ड कर रहे हैं इसको, तो हमारा बेसिक ये है कि इन्वेस्टर को ट्रस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर जो कम्युनिटी की जो है उसके ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो विश्वास रखने के लिए ट्रांसपेरेंसी आपको रखनी पड़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत तरह की हो सकती है, बट उसकी जो मेन चीज़ें हैं कि आप किस तरह से मैनेज करते हो फंड्स, कैसे, और आप ट्रू टू द लेवल हो के नहीं, आपकी कम्युनिकेशंस विद द डिस्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर कम्युनिटी कैसी है, हाउ यू रीच आउट टू देम एंड ट्रू टू द लेवल and within the and true to whatever is required for the in the regulatory and compliance area. Right, and lastly, time in the market. हम जो पिछले 30 साल की मैंने जर्नी बताई, जिसके अंदर की ओनरशिप चेंज 10-15 साल पहले जो हुई है, तो वो टाइमिंग हमको ऐसा लग रहा है कि टाइम की जगह टाइमिंग जो है, हम जब कई बार निवेशकों को कहते हैं कि बाजार में टाइमिंग की जगह समय लेकर आइए, वही हम बेट कर रहे हैं कि जो विकसित भारत की तरफ जो 20 साल बाद जो प्रधानमंत्री और हमारे हिंदुस्तान सरकार ने जो एक दूरदर्शिता रखी है कि हमको विकसित भारत करना, डेवलप्ड मार्केट्स करनी है आज, और ये जब धरोहर रखी गई थी, हम 2-3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, आज हम 4 के हो गए हैं, राइट। तो हम भी उस तरफ देख रहे हैं कि ये अगली 20-25 ट्रिलियन डॉलर जो इंडिया की ग्रोथ होगी, हम उसके अंदर अपनी हर तरह से विश्वास के हिसाब से, अपने इन्वेस्टर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की और अपने बिजनेस के ग्रोथ के हिसाब से हम अच्छा अपनी पोजीशन बना पाएँ। तो आप समझ सकते हो कि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे हम बहुत पॉजिटिव हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, और उसके अंदर अपना शेयर रखने के लिए हम वो हर संभव कार्य करेंगे जो कि हमारी शेयर अच्छी रहे और बढ़ती रहे। राइट। सर, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि जो इनोवेशन इतना आ रहा है, हर एक चीज़ में इनोवेशन आ रहा है, सब एक क्वांट बेस्ड मॉडल पे भी आ जा रहे हैं AMCs। ये इनोवेशन ITA अपने AMC में कैसे इसको इनकॉर्पोरेट कर रहा है ताकि वो फंड्स में अच्छा रिटर्न भी दे पाए, कंसिस्टेंट दे पाए, और ये फंड मैनेजर बायस्ड ना हो जाए काफ़ी चीज़। तो इसके लिए ITA क्या कर रहा है सर? जी, तो देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, इनोवेशन जिसे हम कहते हैं, ये भी कोई ना कोई तो एक बैकग्राउंड मॉडल है, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल जो थॉट्स हैं इस इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के, दे कम फ्रॉम मैनेजमेंट थॉट्स बेस्ड अगेन ऑन सम मॉडल्स एंड सम एक्सपीरियंस एंड सम एक्सपर्टाइज, जो एजुकेशनल एक्सपर्टाइज हम कहते हैं, जब वहाँ से अल्टीमेटली इट इज़ एक्सपीरियंस एंड वे ऑफ मैनेजमेंट। तो गुड मैनेजमेंट जो है
वो बेसिकली जो रूल्स बन चुके हैं, जो हम कहते हैं कि फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स ऑफ द इंडस्ट्री, जो यूएसए से हम पकड़ते हैं कि बेंजामिन की बात करते हैं, या फिर हम वॉरेन बफे उनके जो मानते हैं कि मैं सब में भी उनके स्टूडेंट है। देन मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप पकड़ लो कि 1980s 90s में हम पीटर लिंच की बात करते हैं, तो ये सब शुरुआती दौर ने जो धरोधर रख दी ग्लोबली, तो वो बेस आई थिंक इंडिया में जो 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ, तो 93-94 के बाद प्राइवेट म्यूचुअल फंड आना स्टार्ट किया, तो उसको और कुछ कई सारे फॉरेन म्यूचुअल फंड जो आए, तो वो एक अपने साथ रूल्स लेके आए, राइट। तो रूल्स फंडामेंटल इन्वेस्टिंग हम कह देते हैं उसके अंदर। इसके बाद क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कई चीज़ें, एल्गो हो, आप जैसे क्वांट बोला, मोमेंटम बोला, ये दिस इज नथिंग बट मिक्स ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग एंड सेंटिमेंट्स इन द मार्केट। तो सेंटिमेंट्स के अंदर लिक्विडिटी, डिमांड, सप्लाई, जिसको कि हम कई बार टेक्निकली डेली मूविंग एवरेजेस 50 डे, 100 डे, 200 डे वगैरह वगैरह सब समझ रख रहे हो, सारी चीज़ें हम पकड़ लेते हैं इसके अंदर। तो बेस तो कहीं बैकग्राउंड से आता ही है, बट अल्टीमेटली मेरे को लगता है फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कभी ख़त्म नहीं हो सकती है, राइट। सो ये जो बाकी टूल्स है, इंक्लूडिंग जो ऐसे आपने एल्गो बोला, अगर मेरे हिसाब से उससे ईजियर पार्ट पैसिव है, राइट। एल्गो जब गेट्स चैलेंज्ड व्हेन वॉलेटिलिटी कम्स इन, राइट, तो रेदर एटलीस्ट देयर इज सम वे ऑफ एंटिसिपेटिंग फ्यूचर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज इन एक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि पी महंगी हो गई, वैल्यूएशन कहते हैं महंगी होगी, तो आपको स्टॉक से निकलना, सेक्टर से निकलना, आप पोजीशन ले सकते हो। अगर आप पैसिव और एल्गो की तरफ हो और पैसिव के साथ लिंक कर रहा हूँ मैं, जो एक्टिव अगर नहीं है उसके अंदर, तो आप नहीं निकल सकते। आपको इन्वेस्टर खुद कॉल लेनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूटर कॉल लेनी पड़ेगी, राइट। यू आर बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला और सम मॉडल एंड यू टू फॉलो दैट मॉडल। तो मेरे हिसाब से, एंड आई होप दिस कम्स ट्रू, एंड इज ऑलरेडी, मतलब समटाइम ये चैलेंज होगा, बट आई होप इट कम्स ट्रू। वो ये है कि एक्टिव मैनेजमेंट विल ऑलवेज बी इनहेरेंट पार्ट ऑफ दिस फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री, राइट। सो मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूँ मोमेंटम को, बट कई बार ऐसा होता है, ये मोर मोमेंटम में सेंटिमेंट्स इतने इनबिल्ड होते हैं कि लोग और मैं सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि वो उस अगर कोई चीज़ डिमांड में आ जाती है फॉर वॉट एवर रीजन, देन एवरीबडी कम्स एंड से कि मेरे को भी ये प्रोडक्ट मेरे शेल्फ पे होना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन टू से दैट इज द ओनली वे आउट एंड देयर इज नो अदर ऑल्टरनेट, मैं उस पर एग्रीबल नहीं हूँ। एंड देखिए अभी कई नए नए प्रोडक्ट्स और भी आएंगे इंडिया में, और जैसे हम विकसित होंगे और आगे बढ़ेंगे इस दौर में, तो रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। और हमने देखा कि पिछले 5-7-10 सालों में PMS एंड AIS की स्पेस बनी बहुत ज़्यादा। उस समय लोग सोचते थे ये नहीं बने होगा, लेकिन जैसे हिंदुस्तान अमीर हुआ तो 25 लाख के PMS होते थे, तो 50 कर दिया, तो 50 की भी ग्रोथ हुई है, राइट। अभी और ऑल्टरनेट 1 करोड़ के हैं, तो 10 लाख करोड़ के ऊपर एंड मे बी 10 और 15 लाख करोड़ की मार्केट वो भी बन गई। तो एक तो मेरे हिसाब से स्पेस सबके लिए है, राइट, सबको मेहनत करनी है अपनी अपनी। एंड बट टू से दैट अगर एल्गो आए हैं, एंड अगर मॉडल्स आए हैं तो एक्टिव चली जाएगी, मेरे हिसाब से वो भी कोएग्जिस्ट करेगी। जैसे आपने भी कहा कि पैसिव आता है तो सभी उसी स्पेस में लाने की कोशिश करते हैं। अभी इन्वेस्टर्स भी मैं देखता हूँ कि कुछ पैसिव, वो तो इन्वेस्टर्स जो यूजुअली रिटर्न्स बेस्ड पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कभी मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो गया, पैसिव का रिटर्न्स बन गए, तो वो पैसिव की तरफ भागते हैं। तो पैसिव इन्वेस्टमेंट और एक्टिव इन्वेस्टमेंट में हमें तो यही लगता है कि ओवर अ लॉन्ग टर्म में भी एक्टिव आपको अच्छा रिटर्न दे दे जी, और बट पैसिव का इतना चलन हो गया, तो मतलब कैसे इसको संभाले हम लोग, एज डिस्ट्रीब्यूटर्स बोलिए, एज मैन्युफैक्चरर्स बोलिए, इसको कैसे संभाला जाए सर? क्योंकि पैसिव जब आता है तो सभी लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा ये हो गए फंड्स। हाँ जी। तो देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि एक गलत है दूसरा सही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, राइट। बट मैं कहूँगा दोनों की अपनी पोजीशंस हैं। मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं कि पैसिव जो हैं, दे वर बेस्ड ऑन नॉन इन्वॉल्वमेंट एंड ऑफ एनी फंड मैनेजर। तो एक जैसे कि एक निफ्टी है, तो निफ्टी को रिफ्लेक्शन है किसी, उसकी एग्जैक्ट मिरर होगी पैसिव के अंदर। अगर निफ्टी बेस्ड पैसिव है, करेक्ट सर, अगर मिड कैप बेस्ड पैसिव है तो एग्जैक्ट उसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो अगर अगर कभी ऐसा भी लगे कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर खराब लग रहा है, तो फंड मैनेजर वहाँ से निकल नहीं सकता। सो आज अभी भी हिंदुस्तान, मतलब कोई कहता है बहुत ग्रो कर गया, मेरे हिसाब से तो ये शुरुआती दौर है। देखिए, मैं जिस ज़माने से आता हूँ,
वो ज़माने में ये बिलियंस ट्रिलियंस शब्द हमारी श्रद्धांजलि नहीं होती हाँ थी। जी। तो पहली बार जब कभी किसी ने कहा होगा कि मिलियन क्या होता, तो हमको पता ही नहीं था। तो पता चलना चाहिए कि 10 लाख रुपए एक मिलियन होता है। बिलियंस तक तो तब पता चला जब 1 बिलियन बोलते थे, पॉपुलेशन हो गई है, तो सब समझ आया कि 100 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो वो हम तो कुछ बिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान की कुछ स्टेट्स हैं जो मल्टी बिलियन डॉलर हो चुकी हैं, जी। जैसे कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, जो कि मतलब, और मेरे हिसाब से कुछ इनमें से इंक्लूडिंग कर्नाटक कैरीज द पोटेंशियल, एंड आई वुड लाइक टू आल्सो इंक्लूड यूपी इन दिस फॉर द फ्यूचर पर्पस, कि ये दीज स्टेट्स कैरी दी पोटेंशियल की ट्रिलियन डॉलर स्टेट्स होंगी। कौन इससे सबसे पहले मार्क हिट करेगा वो देखा जाएगा, लेकिन ट्रिलियन डॉलर स्टेट होगी। तो बेसिकली कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑन पैसिव एंड दिस, व्हाट आई मेंट टू से इज 4 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के अंदर, 5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट कैप के अंदर अभी भी शुरुआती दौर है। अगर हमको विकसित भारत, हम जा रहे हैं उस तरफ, तो विकसित भारत के एक एस्टिमेटेड नंबर है 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, राइट, ऑन अ बेस कि आज से अगर मैं एक उम्मीद लगा लूँ कि अगर 20 साल में हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ भी हुई तो करीबन 200 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन हो जाएगी। करीबन बोल रहा, हो सकता है 180 हो, 190 हो, 200 कहने के लिए कह देते हैं। तो मेन बात यह है कि जब अगर हम सोचें कि आज से 25 साल के आसपास पहले हम 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी थे, और आज हम 4 के हैं, तो 4 से जब 30 जाएंगे 7 गुना होंगे, तो वो 500 से 4 आए हैं तो 7 गुना, करीबन 6-7 गुना हुए हैं। बट एक्सप्लोशन जो है ना, वो ये है कि पहला ट्रिलियन डॉलर पहुंचने के लिए हमको लगे 60 साल। एग्जैक्टली। और आज हम कह रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल में हम 1-1 ट्रिलियन ऐड कर सकते हैं। तो 10% का ग्रोथ होगी, तो 4 के 5 ट्रिलियन जाने के लिए मेरे को 25% ग्रोथ चाहिए। 25% ग्रोथ करने के लिए मेरे को 2.5-3 साल चाहिए। 10% की ग्रोथ अगर हमारी इकोनॉमी नॉर्मल ग्रोथ देती है। तो कमिंग बैक आई थिंक टू द क्वेश्चन स्टिल, अगर मैं भूला नहीं हूँ, तो प्रश्न आपका जो था पैसिव एक्टिव, आई थिंक जब तक मार्केट इतनी मैच्योर ना हो जाए कि ग्रोथ इम्पैक्ट हो जाए, सही। तब तक एक्टिव की संभावना डिलीवर करने की जारी रहेगी इसके अंदर, राइट। तो पैसिव्स, तो एक मैं खाली मिथ दूर करना चाहता हूँ। कई बार लोग सोचते हैं कि मैंने निफ्टी पैसिव में डाल दिया, तो उसमें रिस्क नहीं है। मेरे को अभी पता है कि मैं एक कॉन कॉल पे था उनका, हमने तो निफ्टी पैसिव, मतलब निफ्टी के पैसिव फंड में डाला है, राइट, या ETF खरीद लिया उसका, तो अगर मार्केट गिरेगी या करेक्शन होगा वहाँ भी होगा, हो ही नहीं सकता। ये तो आपको मेरे को पता है। Exactly. तो देयर आर मेनी मिथ्स अराउंड दोस थिंग्स। पीपल थिंक आई इन्वेस्टेड इन निफ्टी पैसिव तो गिरे, स्टॉक नहीं गिरेगा। उल्टा ये हो सकता है कि एक्टिवली मैनेज फंड, स्पेशली आगे जाके जो अभी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं फ्यूचर में जाके, जो कि अगर हेज कर सकते हैं, शॉर्ट्स कर सकते हैं, मे बी दे मे डू बेटर इन दोज वॉलेटाइल लोअर टर्म्स। मोमेंटम में, देखिए मोमेंटम में क्या होता है ना कि सब कुछ चल सकता है। तो ये पैसिव और एक्टिव के अंदर खाली हो क्या रहा है, आज जो प्रथा बन रही है ना, और जो अवेयरनेस ग्रो कर रही है, वेयर कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से कम्युनिकेशन की जा रही है, मेरे को कई बार उसमें ऐसा लगता है कि उसको मिसअंडरस्टैंड इन्वेस्टर कर रहा है। और कम्युनिकेशन क्या कहती है कि आपकी खर्चा, पैसे उसमें कम है, राइट, लेकिन कम्युनिकेशन उसकी वैल्यू नहीं बता पा रही कि आपकी हैंड होल्डिंग या डिस्ट्रीब्यूटर एक्टिव में क्या है ना। मतलब ये मैं आपको एक इन मार्केट के वर्ड्स यूज करता हूँ। वो कहता है कि इस बाजार में, स्टॉक मार्केट के बाजार में, हर निवेशक, और स्पेशली जो नया निवेशक होता है, उसको दाम पता होता चीज़ों को, भाव नहीं पता होता है ना। आप बोलो, कुछ लोग सोचते हैं भाव दाम में क्या फ़र्क है, तो इंग्लिश में अगर कहूँ, यू नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग, द वैल्यू ऑफ नथिंग। और उस वैल्यू में आपकी वैल्यूएशन होती है, ना कि भाव के अंदर। एग्जैक्टली। मैं इसे एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक इन्वेस्टर है, ड्यू रिस्पेक्ट इन्वेस्टर को, तो उन्होंने मुझे कहा एक थोड़ा सा मुझे 2-3 स्कीम्स बता दो। तो मैंने उनको हाइब्रिड बताया, उनको ज़्यादा रिस्क लेना नहीं था, हाइब्रिड, बैलेंस एडवांटेज, ऐसे करके कुछ एक स्कीम्स बताए थे। उन्होंने कहा ये तो हाई रिस्क वाले हो गए, आप मुझे इंडेक्स फंड दो। तो मैंने कहा इंडेक्स क्यों लेना, वो तो 100% इक्विटी होती है। कहते नहीं, उसमें खर्चा कम है। तो ये समझा के भी हम लोग नहीं समझते, घूम फिर के यही चीज़ हमारे पास बार बार आती है। यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। मेरे को सिंपल पता है, मेरी लाइफ का फर्स्ट रूल है, और जो 1990s में हम सीख गए थे, देयर इज नो फ्री लंच। आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, मुफ्त नहीं मिल रहे हो तो आप खुद उसको पे कर रहे हो किसी और रूप में, और ये आपको समझना पड़ेगा, उसको पड़ेगा। और ये जो आप बोल रहे थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ दिन पहले
कहते हैं कि बाई 2042 5 to 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया विल बी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो जहाँ हम लोग इंडिया की ट्रिलियन कर रहे थे वहाँ 5-6 स्टेट्स हो गए, तो ग्रोथ बहुत दूर है, हमारे लिए ग्रोथ स्टोरी है। तेजपाल, आई एम सो हैप्पी यू सेड दिस बिकॉज दिस जस्ट फ्यू मंथ्स बैक। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक्चुअली ये महाराष्ट्र को गुजरात को करना चाहिए था, तो तमिलनाडु जिसने कि, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आई होप आई एम नॉट, जिन्होंने कि अपने सेमिनार के अंदर ये रखा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, और तो एक स्टेट बात कर रही है, मतलब मंसूबे बढ़ गए हैं, राइट। वो कहते हैं ना कि अब तो ऐसा हो गया कि मतलब एस्पिरेशंस इतनी बढ़ गई है हमारी कि वो शायद आसमान भी हमारे लिए कम पड़े इसके अंदर। सही बात है। ये जो अवेयरनेस की बात कर रहे थे हम लोग, सर, इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस होना चाहिए। अभी इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है, नॉलेज इन द सेंस इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी गलत भी हो जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे इसको संभाला जाए कि ये ठीक चीज़ उनके पास पहुँचे, ये मतलब कि डिफ़िकल्ट हो जा रहा है ओवर इन्फॉर्मेशन होने के कारण। तो तेजपाल, मेरे को 2-3 मिनट देना इसके ऊपर, और जी, और मैं खाली सबको ये पहले कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज मैं यहाँ पे आपका मैसेंजर हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। जो निवेशक, आपके जो श्रोता मेरे को सुनेंगे, वो कहते डोंट किल द मैसेंजर। तो मैं अगर आपको कोई मैसेज लेके आया हूँ कि आप ये मत सोचिएगा मैं आपका दुश्मन हूँ या मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ, और कहावत ऐसी है कि नीम हकीम खतरा जान। तो बेसिकली ये हमारे पंजाब में ये चुटकुला होता था, तो वो उसका मतलब एक्चुअली ये है कि जिस नीम के पास, यानी कि जिस डॉक्टर के पास कम नॉलेज हो, या जिस इंसान के पास अंडरस्टैंडिंग के लिए कम नॉलेज हो, तो वो जान पे खतरा बन सकता है, राइट। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, इग्नोरेंस ब्लिस इज नॉट ब्लिस, तो वो भी इम्पोर्टेंट। तो अगर आप, लेकिन इन दोनों के बीच में ये है कि अगर आपने समझ भी लिया है तो, और आजकल लोग, पहले क्या लोग सुन लेते थे, अब लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं दूसरे, उनको लगता है वो पढ़ लिया, उनको सब सारी समझ आ गई है, राइट। तो इसको कहते हैं अति आत्मविश्वास पक्षपात, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस बायस ना। अब ये हम खुद, और मैं कह रहा हूँ हर इंसान इससे जूझ रहा है, इसके अंदर हम भी जूझते हैं, आप भी, निवेशक भी। लेकिन निवेशक के लिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो पैसा लगा रहा है, ही नीड्स टू बी केयरफुल, एंड इट कैन नॉट बी माई वे हाईवे, मीन्स एक इंसान का सिर्फ आउटपुट नहीं हो सकता। ये मार्केट में इतने पहलू ओपन हो गए, इतने वेरिएबल्स आ गए हैं कि यहाँ जब हमने काम स्टार्ट किया था तो हम तो हिंदुस्तान को भी समझ नहीं पा रहे थे ठीक से, राइट। जो इन्फॉर्मेशन थी कि अगले दिन सुबह आएगी, मेरे को पता, हम 2 दिन पुराने इकोनॉमिक टाइम बहुत बड़ी बात थी। तो मैं आपको एक अपनी लाइफ का एक बात बताता हूँ कि 19, और ये बात थी हमारे स्कूल में, टीचर ने कह रखा था कि स्टेट्स, अपने कैलकाटा स्टेट्समैन न्यूज़पेपर, जी, तो वो उसको पढ़ना है, तो एडिटोरियल्स पढ़ने क्या हम पढ़ते थे, लेकिन देखिए कितनी समझ होगी स्कूल बॉय को, मिड स्कूल बॉय, लाइक लेवल बॉय को, 5, 6, 7, 5वीं 6वीं 7वीं कक्षा में। जब मैं थोड़े से आगे बढ़े तो एक ऐसा दौर था कि कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट का बड़ा दौर था, हर्षद मेहता का दौर था, वो कई सारे साल रहे थे। तो मेरी, और क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था, तो मैंने मम्मी को एक बार जाके बोला कि इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर आया, वो लगाना है, राइट। तो ये थी कि वो मेरे को प्राइस तो भूल गया, पर 2-3 रुपये 4 रुपये कुछ होगा, तो इट वॉज सच अ बिग अमाउंट कि नहीं की ज़रूरत क्या है। तो कई बार हम ऐसा होता था कि 2-3 दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ते थे, राइट। तो वो एक इन्फॉर्मेशन डिले था। इस इंडस्ट्री में मैं कई सीईओज़ की बात करता हूँ, वो कहते हैं हमारे पास पहुँचता था न्यूज़पेपर एक ओपन, सब कॉमन पढ़ते थे, राइट। और जैसे राजस्थान से हमारे कुछ फंड में, जैसे हमारे राजस्थान से सीईओज़ हैं, वो कहते हैं कि हमारे 2 दिन पुराने 3 दिन पुराने न्यूज़पेपर पढ़ते थे। आज इंस्टेंट नॉलेज, इंस्टेंट ही है, राइट। बट इंस्टेंट नॉलेज तो मिल गई, लेकिन बट इट इज़ डेमोक्रेटाइज्ड, सबके पास सेम नॉलेज है, तो विच मीन्स अगर सबके पास है तो प्राइस के अंदर इमीडिएट आ जाएगा, राइट। नाउ टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको नॉलेज है, आप पढ़े लिखे हो गए, और कम्युनिकेशन भी आ गई है, बात करनी। कोई बच्चा पढ़ के आ रहा है हार्वर्ड से, कोई बोल रहा है मैं कैलॉग से पढ़ा हूँ, कोई बोल रहा है मैं लंदन स्कूल से इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ, तो हो सकता है कि वो, उनकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है। मैं जो समझ रहा हूँ अब ये है कि वो इतना लर्न कर चुके हैं कि उनको पहले अनलर्न करना पड़ेगा, राइट। नॉलेज ठीक है, लेकिन कम्प्लेक्सिटी हो जा रही है उसके अंदर, इतनी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोशन हो रही है, राइट। तो इन्वेस्टर्स को, निवेशक को थोड़ा उससे बचना है। एंड कुछ भी हो, एक सलाहकार रखो, आर्थिक सलाहकार रखो, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखो। वो सिर्फ, अगर हम इसमें जूझते रहेंगे कि किसी ने एक ऐड चला दिया,
कि अगर आप पैसिव करते हो तो आपको ये बचता है। कैन यू इमेजिन व्हाट अ वेस्टेड इंटरेस्ट एड दिस इज। हमको लगता है कि मेरे इंटरेस्ट का ऐड है, बट यू थिंक इट कम्स विदाउट वेस्टेड इंटरेस्ट। कोई सोशल एक्टिविटी चल रही है कि ये बोल के उसका कुछ तो वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, राइट। तो आई एम सेइंग आप करो पैसिव, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ के करो, उसके रिस्क भी समझो। जैसे आपने कहा कि उसको पता ही नहीं था रिस्क क्या है, राइट। तो वो रिस्क समझ के करो। कि होता क्या है कि अगर आप गलत प्रथा में निवेश करते हो तो आप जाके दोष पता किसको समझते हो, आपको कोई थर्ड पर्सन को, या आप बोलोगे मार्केट से ऐसी थी, बोलोगे इस मार्केट में क्षमता ही नहीं है मेरे को, आप अपने ऊपर कभी दायित्व नहीं लोगे। और ये एक इंसान की सोच ऐसी ही होती है। मैं भी उनमें हूँ उसके अंदर, बट मैं कहता हूँ कि वो आपको सोच समझ के करना है। देयर इज नथिंग, यू आर नॉट पेइंग टू मच एट ऑल फॉर द हैंड होल्डिंग यू गेट एंड फॉर द एडवाइस यू गेट इन दिस मार्केट। और आज के दिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है कि मतलब अगर कोई इन्वेस्टर सोचता है ना कि वो 100 पे है, राइट, तो मेरे को लगता है कि उसको लगता है, जैसे मैंने कहा, अगर आज इकोनॉमी 4 ट्रिलियन पे है तो 10% ही हुई है कवर, 90% तो आना बाकी है, राइट। तो उसको भी सोचना चाहिए मैं 10 पे हूँ, अभी 90 तो आना है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसके अंदर। एंड सेम चीज़ मैं कहूँगा डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी को, MFD कम्युनिटी को, हर तरह से कोई भी फाइनेंशियल इसमें हो, इंश्योरेंस का एजेंट है उनके लिए, कि एडॉप्शन उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस विन विन प्रकार के उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये। सही बात है, हमें भी चेंज करना चाहिए, समझना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो आती रहेगी, उसमें से फिल्टर भी करना है कौन सा हमारे लिए है, कौन सी ठीक है कि नहीं। तो इन्फॉर्मेशन नॉलेज के साथ चाहिए, सिर्फ इन्फॉर्मेशन से कुछ होगा नहीं सर। ये रिसेंटली काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि सेबी बहुत चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है, पूरे इकोसिस्टम को चेंज कर रही है ताकि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाए, सब हो जाए। इस पे आगे चल के और भी वो काम करेंगे। इस पे आपको क्या लगता है, ये फिर क्या हमारी इंडस्ट्री इवॉल्व होगी, कैसे होगा, या कितना बेनिफिट होगा हमारे सबको? मेरे को करीबन 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। सिर्फ 26 साल दौरान तो मैं AMCs में रहा हूँ, राइट। तो मैं कहूँगा कि देखिए चेंजेस की जगह मैं कहूँगा ये इवॉल्व हो रहे हैं। समय चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, स्केल चेंज होता है, साइज चेंज होता है, तो ये भी चेंज होने, ये कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन या होंगी। और ये कई चीज़ें ट्रांसपेरेंसी की तरफ और कई चीज़ें सेफ्टी के लिए भी की जाती हैं। जी एकदम। तो वी कैन नॉट राइट ऑफ दोज थिंग्स। इन्वेस्टर को दोष देना ईजी लगता है, लेकिन अपने ऊपर दोष कभी नहीं कोई लेता है। तो किसी को तो लेना है, तो वहाँ किसी को तो वो काम फंक्शन पूरा करना है। तो हमारा रेगुलेटर बाखुद ही बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है। और मे बी आई वुड से जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खिताब रिसेंटली गवर्नर को मिला था, आपको पता है रिसेंटली, कि बेस्ट गवर्नर इन द वर्ल्ड, बेस्ट सेंट्रल बैंकर ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर सेबी भी एज अ रेगुलेटर वर्ल्ड में टॉप में आएगा, मतलब अगर आप बोलो रैंकिंग, तो मैं बोलना मतलब टॉप क्वाड्रेंट, टॉप डिसाइल, टॉप 5% टॉप में मैं तो बोलना चाहता हूँ उस हिसाब से। एंड रिसेंट टाइम में मैंने सेबी की तरफ से एक चीज़ देखी है, दे आर नॉट रिएक्टिव एनी। वो रिएक्शन तो जरूरी है, कंप्लेंट आई रिएक्ट करना वो तो पार्ट है, दे बिकम वेरी प्रोएक्टिव, दे आर ट्राइंग टू सी कि फ्यूचरिस्टिक क्या होना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, तो हमारे तो हमको क्यों ख़राब लगता है, कई बार हमको इसलिए नहीं ख़राब लगता कई बार इंडस्ट्री में कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। हमको कई बार ऐसा लगता है कि हम एक रूल्स रेगुलेशन है, तो हमने एक ढांचा बना लिया बिजनेस करने का, एक रूल्स रेगुलेशन है, नॉलेज अवेयरनेस, एक सिस्टम पूरा बन चुका है, एक इंडस्ट्री बन गई उसके ऊपर। लेकिन जब भी कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज होते हैं, आपको रीएडजस्ट करना पड़ता है। तो वो और क्या होता है, कई बार हम इंसान की एक फितरत है कि अगर आपकी बॉडी में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपकी बॉडी उसको फाइट करती है। तो उसी तरह से कुछ चेंजेस आते हैं, तो हो सकता है कि हम उसको फाइट वर्ड नहीं सकता, हम उसको रीएडजस्ट कर रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं। उस रीएडजस्ट में कई बार हमारे कम्युनिकेशन में आ जाता है, अरे इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, इतना चेंज हो वगैरह वगैरह, राइट। जो अच्छी चीज़ें होते हैं वो हम उसका कंप्लेंट नहीं करते हैं। अब सोचो, मतलब मैं आपको कह रहा हूँ 1999-98 के आसपास इस इंडस्ट्री में जब मैंने डीमैट हमने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया है, ये पहला दौर था वो, राइट। तो हो सकता है 97-98 की बात, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पिछले दशक की बात थी। तो हमको समझ ही नहीं आता था कि फिजिकल शेयर हाथ में हमने दे दिए, कहाँ गए। लेकिन क्या आज के बच्चे जो पिछले 10-15-20 सालों से आए, उनको फिजिकल का मतलब भी नहीं पता है अंदर। अगर बाई चांस आपके घर में, हमारे घर में सुनने वाला को किसी के घर में फिजिकल शेयर है ना, उनको बोलो रखना, वो विंटेज वैल्यू रखेंगे कहीं पे उसकी। सो एंड देन जस्ट सी व्हाट हैज हैपेंड रिसेंटली। ऑनलाइन अपनी चीज़ें होने लग गई हैं, KYC ऑनलाइन हो गई है, राइट। मतलब वर्ल्ड में वी आर दी बेस्ट
कहीं आपने सुना T+1 एग्जैक्टली आपकी सेटलमेंट होती है और T+2 वॉलंटरी अभी चल रहा है, हाँ T+0 सॉरी T+0 T+0 की बात हो रही बात है। हो रही है। लेकिन इसका मतलब पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ है। तो ये चीजें अच्छी लग रही है। अरे मैं उस जमाने से आता हूँ, T+15 दिन का सेटलमेंट था उसके अंदर, Right, राइट। तो देखिए जितनी टर्न अराउंड टाइम्स, ट्रांसपेरेंसी, सर ट्रांसपेरेंसी का है तो इसके अंदर कुछ चेंजेस तो आएंगे इसके अंदर। तो स्केल, थैंक गॉड स्केल के साथ चेंजेस आ रहे हैं। एंड मेरी खाली एक ही होप है कि ये बैलेंस आउट हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसी चीज़ चेंज हो जो कि वो नेगेटिव बहुत इम्पैक्ट करे। बस मेरी सेबी से इतनी गुजारिश रहेगी, या रेगुलेटर से, कोई भी रेगुलेटर से इतनी गुजारिश रहेगी कि कोई ऐसा इम्पैक्ट ना हो, एंड लेट देम बी ओपन माइंडेड ऑन दैट इज ऑल। बट अदरवाइज चेंज मतलब इज द एज दे से चेंज इज द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, और ये सब जगह रहेगा। मैं आपको एक उदाहरण देके इस प्रश्न का समाप्ति करूंगा, देन आप अगला प्रश्न करिएगा। वो ये कि मैंने किसी को पूछा कि क्या आप उबर यूज़ करते हैं, क्या आप अमेजोन यूज़ करते हो, क्या आप इतने ऑनलाइन बाकी चीज़ें, एयरलाइन टिकट्स, रेलवे टिकट ऑनलाइन बुक करते हो। पर ये भी तो चेंज है। जो चेंज आपके फ़ायदे के लिए हो रहा है, आपका अडॉप्ट कर लिया, वो अच्छा लग रहा है। लेकिन जो काम मैं कर रहा हूँ वहाँ पे चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक वे है और मैं चेंज नहीं होना चाहता हूँ। तो ये चेंज, और आई थिंक पिछले 200 सालों के बाद में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, राइट, रेलवेज बने, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद आई थिंक पिछले 30-40 सालों में हमने चेंजेस देखे डेट टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, एंड दे आर फास्टर देन एवर बिफोर, राइट। अभी हम एआई की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले हम बेसिक टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे। तो ये चेंजेस जारी रहेंगे, मैं चाहूँ ना चाहूँ, आप जानो चाहे। तो इसलिए मैंने कहा कि हालांकि कई बार हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात गलत लगे यहाँ पे, लेकिन ये इसको हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँ, कोई और करे, कोई और नहीं करे, कोई और करेगा, वो अल्टीमेटली होता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा। सो इसको अडॉप्शन इज इक्वल टू रेजिलियंस इन दिस। तो इसको एक लेवल के आगे हम इसको हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे। करेक्ट सर। इस पे मैं बताता हूँ, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि इन नेक्स्ट 25 ईयर्स जो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, 90% ऑफ देम हैवंट बीन इनोवेटेड। तो सोचिए सर, इनोवेशन इतनी फास्ट है, इतनी जल्दी सब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। और थैंक यू, आपने सेबी को हमारी तरफ से बोल दिया। हम एज एमएफडी तो हर समय सेबी को ब्लेम करते हैं, क्योंकि लगता है ये हमारे लिए प्रॉब्लम हो रही है। बट कुछ भी चेंज आता है उसके बहुत पॉजिटिव्स भी होते हैं, जो हम लोग यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं अपने बेनिफिट्स। तो थैंक यू सर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है सर, लास्ट 1 साल से मार्केट जो इतना वोलेटाइल होकर रखा हुआ है, सभी पैनिक करते हैं, टेंशन होती है सभी को, क्योंकि हम लोग इंडिया ग्रोथ में सिर्फ ग्रोथ ही देख रहे हैं और इंडिया को सिर्फ बढ़ते देख रहे हैं, मार्केट को बढ़ते देख रहे हैं। बीच में ठीक है, कोई कारण से होता है। अभी फिर से शायद वही सिचुएशन सबके दिमाग में आ रही है कि क्या है ये जियोपॉलिटिकल्स, क्या क्या हो रही है जो इंडिया को इम्पैक्ट कर रही है, या आगे चल के इसका क्या होगा, कब ये सुधरेगा, जाके कब फिर से वो ग्रोथ देख पाएंगे। तो इस पे सर कुछ यदि हाईलाइट करें। तो तेजपाल, ये अगर आपने प्रश्न 25 साल मेरे से पहले पूछा होता तब भी वैलिड था, अगर आपने मिड 90 से पूछा तो तब भी वैलिड था, 10 साल पहले लेमन क्राइसिस हुआ, 15 साल पहले, तब भी वैलिड था, राइट। अगर आप मेरे से शायद कोविड के पहले बात पूछते तो भी सिचुएशन थी। तो अपनी यह कहावत है कि देखिए, इतिहास दोहराता है, सिर्फ उसके सुर ताल लय अलग रहेगी। तो ऐसे ऐसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ओनली इट विल राइम डिफरेंटली, एंड पीपल हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट देयर मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। तो ये चीज़ें शायद हमने शुरुआती दौर में सीख ली थी कि मार्केट गोज थ्रू अप्स एंड डाउन, राइट। तो मार्केट की वो एक पल्स है जो कि हमारे मतलब दिली धड़कन की तरह मूव करती है, और उस पल्स के अंदर देखिए, हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग की हम बात करते हैं, लेकिन उसके अंदर सेंटिमेंट्स बहुत प्ले करते हैं, और सेंटिमेंट्स के अंदर भिन्न प्रकार के मतलब आपके वो इमोशंस आ जाते हैं। और तो अगर आपने जो पिछले 1 साल की बात की, तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुराना नहीं जाता हूँ, लेकिन 4 साल की बात करता हूँ। देखिए 2021 में, तो ज़्यादा पुराने जाता हूँ कि जितने इन्वेस्टर्स आए होंगे पोस्ट कोविड, ये उनके लिए ज़्यादा है, राइट। तो 2021 में करीबन, अगर आप जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के दौरान जो था, तो उस टाइम निफ्टी ने करीबन 18,000, पहली बार 18,000 क्रॉस किया था, 18,200-300 कहीं किया था। तो जब मार्केट बढ़ती है ना, तब ये सच्चाई है कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा आता है, क्योंकि मेरा मन अच्छा है तो मैं सारा निवेश करने को रेडी हूँ एकदम। तो इसको जो इंग्लिश में रिसेंसी बायस कहते हैं, यानी कि अभी जो पैसा बन रहा है
या जो मूवमेंट हो रही है वो जारी रहेगी। एंड उस समय हम अपने हर तरह से जो रूल्स रेगुलेशन, जो वैल्यूएशंस कंसर्न सब भूल जाते हैं, राइट। यहाँ तक कि मैंने अब थोड़ा कम देख रहा हूँ, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि इन्वेस्टर कहता था कि आज की एनएवी लगनी चाहिए, कल मार्केट बढ़ गई तो क्या होगा। राइट राइट राइट। एंड देन 2021 में के बाद में थोड़ा करेक्शन रहा। अगले 15-18 महीने, जितना मेरे को ध्यान आ रहा, 15-18 महीने के आसपास मार्केट नीचे थी बीच में, लेकिन एक तरफा कभी नीचे नहीं थी। पहली बार फॉल हुआ, फिर मार्केट नॉर्मल रही। 18,000 वापस नहीं गई, लेकिन हो सकता 16-17 के आसपास रही। फिर फरवरी मार्च के महीने में अपनी रशिया वाली जो जियोपॉलिटिकल रिस्क, रशिया यूक्रेन वाली शुरुआत हुआ। और मैं जब रशिया यूक्रेन की बात हुई तो मैं आपको बताऊं, उस समय जो वर्स्ट प्रेडिक्शन थी ना, वो ये था कि 1 महीने वॉर खत्म हो जाएगी। आज करीबन 3.25 साल हो गए, देखिए, राइट। तो प्रेडिक्शन, वो कहता है ना, द ओनली रिस्क इन मेकिंग प्रेडिक्शन इज फोरकास्टिंग इटसेल्फ। देखिए, शब्दों का खेल है, लेकिन यू आर कैरिंग अ रिस्क। नाउ अगले 1.5 साल मार्केट 18,000 वापस नहीं पहुंची, लेकिन वापस जो 15,200 दिखाया यूक्रेन वॉर के बाद में, दैट इज अराउंड अप्रैल, आई थिंक मई ऑफ 2022, राइट, वो भी वापस नहीं गई, रेंज बाउंड रही। अराउंड जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 मार्केट बढ़ना स्टार्ट करती है। उसके बाद मार्च 23 के बाद में अगले 1.5 साल, राइट। और ये कोइंसिडेंट है कि डाउन साइड 1.5 साल था, अप साइड भी 1.5 साल है, कोई ज़रूरी नहीं है बराबर हो, तो वो बढ़ के 26,000 के ऊपर जाती है जी। तो मैं जनरली अपने आप को प्रश्न करता हूँ कि अगर मैंने पहले टॉप में 18,000 में पैसा लगा दिया, और मेरे को समझ होती कि ठीक है मार्केट कब गिरेगी पता नहीं है, लेकिन चलो नीचे आ गई, तो दो ही चीज़ें थे, निकल जाते या इन्वेस्टेड रहते। जब वापस 18,000 से मार्केट रिकवर हुई, 19 गई, तो अगली जो पोजीशन थी वो 26,000 पे गई, जो कि पिछले साल सितंबर अक्टूबर 2024, यानी कि अगले 3 साल में 18,000 का निफ्टी 26,000 तक गया। And many active funds, including fund managers, many mid and small cap did better than the index, and did better than the market returns. तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात समझ, हिम्मत एंड अनुशासन। तो टाइमिंग अगर गलत भी हो गई तो टाइम में हमने इन्वेस्ट किया, तो अगर 18 से 26 भी गए तो करीबन 40-45% एब्सोल्यूट रिटर्न निफ्टी पे बना। मैं बाकी रिटर्न्स भिन्न तरह के रिटर्न छोड़ देता हूँ। तो क्या अब पिछले 1 साल से मार्केट वो 26 से 15% नीचे गई थी, राइट। फरवरी 2025 तक 5 महीने नीचे रही मार्केट, एंड उसके बाद थोड़ी रिकवर है, ऑलमोस्ट मे बी आज 4-5% नीचे होगी टॉप से, लेकिन वहाँ पे चल रही है उसी तरह। सो मार्केट का ये नॉर्मल साइकिल है, और इन्वेस्टर का भी मैं देखता हूँ नॉर्मल साइकिल है। हम जितनी बार समझा दें, राइट, एंड पॉसिबल है कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स भी साइकिल में रहते हो कि वो टॉप लेकिन किसी को अपने पता होता, कोई भगवान नहीं है। exactly, और कोई बोल दे ना मेरे को टॉप पता है, तो उसके दो ही चीज हो सकती है, या तो भगवान है, राइट, या वो झूठा है। देयर नो अदर थर्ड प्रोबेबिलिटी इन दिस, राइट। सो आज मैं ये कहना चाहूँगा, आपने जैसे प्रश्न किया, तो पिछले 1 साल से थोड़ी नमी रही है। देयर हैज बीन कंसोलिडेशन, देयर हैज बीन करेक्शन, कंसोलिडेशन बोथ, बट आफ्टर करेक्शन कंसोलिडेशन मार्केट तो सस्ती हो गई है, जो पी रेशियो से कम हो गए हैं, राइट। एंड इसके अंदर ऐसा भी है कि सेक्टर्स की डायनेमिक्स चेंज हो गई है। अगर आईटी सेक्टर ने ठीक थोड़ी करेक्शन दौर में रहा है अभी भी, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल्स हैज डन बेटर लास्ट 1 ईयर, बट उसका भी एक रुख था क्योंकि उसके पहले उसमें थोड़ी कंसोलिडेशन चल रही थी। रिसेंटली कंजम्पशन देखिए, हम तो ट्रिगर्स भी हैं, तो जस्ट टू सी स्टिल इन शॉर्ट मार्केट के ऊपर आउटलुक, देखिए आज हम जिस समय में खड़े हैं, अब ये करेक्शन का दौर करीबन 13-14-15 महीने में आ गया है। 26,000 प्लस की निफ्टी अभी करीबन 25.5 के आसपास चल रही है अभी। सो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन टर्म में पहले से सस्ती हो गई है। पिछले जो कुछ जो गवर्नमेंट ने और इंडस्ट्री में जो स्टैंड लिया है, विच इंक्लूड्स इनकम टैक्स में जो छूट थी इस साल के बजट के अंदर, जीएसटी के रैशनलाइजेशन किया गया, मॉनसून अच्छा है, अपने इंटरेस्ट रेट कट्स हुए हैं फ्रॉम आरबीआई बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एंड देन कंसिडर थिंग्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी चरण सीमा में चल रही है। अगर आपने रिसेंटली 2 दिन पुरानी न्यूज़ पढ़ी, तो वर्ल्ड में जो हम पीएमआई डेटा बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, टॉप डेटा एशियन कंट्रीज में, उसमें टॉप नंबर 1 इंडिया है जो 59 के आसपास है। देन यू आर कंट्रीज लाइक मे बी थाईलैंड एंड वियतनाम, एंड उसके बाद सब नीचे। अगर कोई 6% के ऊपर बड़ी इकोनॉमी है जो कि रियल ग्रोथ, तो 6.5 के आसपास प्लस माइनस थोड़ा अनुमान है कि हिंदुस्तान रहेगा।
तो डेटा अच्छा है, राइट, मार्केट के सेंटिमेंट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं उसके अंदर। सो व्हाट वी बिलीव कि ये धरोधर रखी जा रही है अगले कोई मूव के अंदर, एक्सपेक्टेशन कंट्रोल में रखना है इसके अंदर, क्योंकि मार्केट के रिटर्न कई बार बल्क में आते हैं, लेकिन एवरेज रिटर्न, एवरेज आउट जो मार्केट की अर्निंग्स होती है उस हिसाब से आ जाएगी। तो अगर पुरानी लर्निंग्स मेरे लिए सिंप्लिसिटी में रखूं, अगर आपने 18,000 निफ्टी में टॉप में भी आ गए थे और आपने समय में आपने निवेश करके इन्वेस्टर रहे मार्केट में, जी। और आपके फंड और स्पेशली म्यूचुअल फंड की तरफ से कह रहा हूँ, तो आपने अल्टीमेटली 12-13% एवरेज रिटर्न तब बनाए थे। तो फ्यूचर में कितने रिटर्न्स बनेंगे ये तो समय बताएगा, अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। बट काफ़ी रिकवरी हो गई है, लेकिन ऐसा ना हो कि जब रिकवरी और ऊपर हो और जब संभावना बढ़े डिलीवरी की, मार्केट रिटर्न्स की, तो आप निकल जाओ डर के मारे। तो इसलिए मैंने शुरू में क्या कहा, समझ, हिम्मत एंड समय, ये तीनों चाहिए, और इसके अंदर अनुशासन ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो वी थिंक द बेस इज सेट फॉर अ डिसेंट पॉजिटिव आउटलुक ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रेदर आज सुबह मैं किसी की रिपोर्ट पढ़ रहा था, इंडिया ओवरवेट, चाइना अंडरवेट। तो देखिए साइकिल्स चेंज होते रहेंगे कहीं कहीं। सो आई वुड से स्टे इन्वेस्टेड, अपना विश्वास रखिए, एंड डिलीवरी होगी। जो मैंने रूल्स बोले जितने सारे, एवरीथिंग विल हेल्प फ्रॉम कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, एवरीथिंग विल हेल्प इन द ग्रोथ सिर्फ। और फंड मैनेजर्स के लेवल पे क्या होता है कि वो जब स्टॉक लेते हैं वहाँ पे सेंटिमेंट्स का फैक्टर उनके यहाँ पे बहुत कम होता है एंड फंडामेंटल ज़्यादा होते हैं, विच इज मोर टुवर्ड्स ग्रोथ एंड व्हाट वैल्यूएशंस वी आर पेइंग फॉर ग्रोथ। सो इसलिए मैं उस लेवल से मैं एश्योर करना चाह रहा हूँ कि ये एक्टिव मैनेजमेंट स्पेस में ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट अगर मार्केट ग्रो करेगी, एक्टिव पैसिव सब ठीक रहेगा उसके अंदर। लेकिन अगली बार गलतियां भी करनी है तो कम करनी है, लेकिन अगर विश्वास है हिंदुस्तान की ग्रोथ पे, तो वो एक पुरानी OTT प्लेटफॉर्म से मैं चुरा कर आपको सुनाता हूँ कि अगर पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो हिंदुस्तान पे लगा दो। और द ओनली वे टू इन्वेस्ट इज टू इन्वेस्ट थ्रू दी इन बिजनेसेस which are listed on stock market। लेकिन क्या सही भाव है, राइट, which is valuation, ये एक्सपर्ट्स को ऊपर छोड़ दो। नहीं, इससे काफ़ी जन जब क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे या हमारी टीम से कि लमसम के लिए कौन सा मार्केट, या मार्केट थोड़ा सा देख लेते हैं, तो हम लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि यदि आपको आज घुसना है और आपको लगता है कि इंडिया 12-13% ग्रो करेगा, आपका फंड 12-13% रिटर्न देगा, तो क्या 26 में घुस रहे हैं, क्या 24 में घुस रहे हैं, आपको 5 साल 7 साल में वो 12-13% रिटर्न देगा, हार्डली 0.2-0.3, यदि इतना हम लोग एक्यूरेट मार्केट को टाइम कर पाए तो, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो एनी टाइम टू इन्वेस्ट बीट्स SIP बीट्स लमसम इज टुडे। मैं आपसे सहमत हूँ, मतलब ठीक है, अगर एज डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप थोड़ी किसी तरह आपको लगता है कि सेंटिमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं तो सिस्टमेटिक ट्रांसफर्स जरूर यूटिलाइज करिए। लेकिन SIP पे मैं पूरा कन्फर्म, आप देखिए SIP ना कई बार मिसरेड हो जाती हैं। SIP इज़ अ आउटस्टैंडिंग वे ऑफ इन्वेस्टिंग, लेकिन SIP है क्या मेजरली, इट इज़ दैट आप भविष्य काल में, फ्यूचर में आपकी इनकम क्या कैश फ्लो आएगा जिसको आप निवेश करोगे। मैं सैलरीड आदमी हूँ, महीने का वेतन मिलता है, मेरे को सैलरी आती है और उसके हिसाब से मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो आज मैं इन्वेस्टर नहीं कर सकता तो लमसम कहाँ से लाऊं? तो मैंने एक डिसिप्लिन डाल दिया कि जब पैसा आएगा इन्वेस्ट करूँगा, तो वो SIP है। लेकिन SIP जिस दिन इन्वेस्ट हो गई उसने लमसम बन गया, उस दिन लमसम बन उसके गया। अंदर। तो और अगर लमसम है तो ठीक है, आपके और आपके मतलब सलाहकार के ऊपर है। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, इंडिया में तो इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। एकदम। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन पे हम लोग आएंगे सर। जैसे नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इनोवेशन हो रहा है, वैसे प्रोडक्ट्स भी नए नए आ रहे हैं। AIF PMS बहुत पुराना है, बट इसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे आपने कहा 25-50 हो गया, वो 1 करोड़ हो गया। म्यूचुअल फंड में भी काफ़ी चेंजेस हैं। ऐसे एक नया प्रोडक्ट SIF जो कि सेबी ने रिसेंटली लॉन्च किया है, और आज के डेट में 11 मेरे ख्याल से फंड हाउसेज है जिनको इसका लाइसेंस मिल चुका है। मे बी ज़्यादा होंगे, 11 मैंने लास्ट कुछ दिन पहले देखा था, और 3rd शायद ITI को इसका मिला था। ये पूरी चीज़, इस पर बहुत हाइप क्रिएट हो चुकी है ऑलरेडी। लोग जो PMS
समझते थे वो अब SIF पे क्वेश्चन करते हैं, बट कितना वो जानते हैं कितना नहीं जानते, यदि थोड़ा आप SIF पे बता दें तो मेरे ख्याल से बेटर होगा। तेजपाल जी, ये क्वेश्चन आपने मेरे को बोला नहीं था डालोगे, लेकिन मैं बता दूं, मैं इस प्रश्न के लिए इतना तैयार हूं क्योंकि मैंने पिछले 6-8 महीने SIF जिया है, सांस ली उसके ऊपर, पानी उसी का पिया है, रोटी उसी की खाई है। तो ऐसा हुआ कि और आपने 2-3 पॉइंट्स बोले, मैं थोड़े से विस्तार में बता देता हूँ ताकि सबके लिए एक संक्षेप में समझ आ जाए SIF है क्या। तो SIF ऐसा नहीं है कि कुछ सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है, वर्ल्ड में अगर आप जाओगे कुछ कंट्रीज़ में सेम नाम में भी आपको मिलते हैं। तो भूमिका ये है कि इंडिया में जितने फंड्स हैं आज, राइट, अगर AF की कैट 3 स्पेस छोड़ दूं, कैटेगरी 3, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर जो नहीं समझता इस बात को, कुछ दिक्कत नहीं है, AF ऑल्टरनेट वाले इस केस में, हाँ जी। राइट। तो मेजरली सारे फंड्स इंडिया लॉन्ग बोलते हैं। लॉन्ग मतलब अगर आपने मेरे को पैसा दिया, हम मेरे पास 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ के एसेट्स हम मैनेज करते हैं, तो हम सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं और हम अपने उसको डिलीवरी लेते हैं, पोर्टफोलियो में रखते हैं। अगर हमको मार्केट ख़राब भी लगे, आउटलुक ख़राब भी लगे, तो हम क्या करते हैं कि स्टॉक्स बीटा चेंज कर देते हैं, स्टॉक्स में कुछ लोग कैश क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन कभी भी कोई ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है, बेंचमार्क स्पेस रहती है, एंड इसको मैनेज करते हैं क्योंकि एक प्रथा है इसके अंदर जो बनी हुई है। और म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग स्पेस की बात कर रहा हूँ, PMS में भी लॉन्ग स्पेस है, जो कहते हैं टाइमिंग इम्पॉसिबल है, तो हम टाइम में इन्वेस्ट करेंगे, अच्छी कंपनियाँ खरीदेंगे, थोड़ी बहुत मूवमेंट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी मार्केट आउटलुक, तो बीटा कभी कम कर दिया रिस्क के हिसाब से, एंड सो ऑन। तो क्या नहीं हो सकता इसके अंदर? देखिए, क्या नहीं हो सकता कि अगर आपको कुछ खराब लगे, स्टॉक कोई भी सिचुएशन में स्टॉक खराब लगे, आपको कोई सेक्टर खराब लगे, आपको इकोनॉमिक आउटलुक खराब लगे, आप शॉर्ट नहीं कर सकते, यानी कि आप बेच नहीं सकते कुछ। तो ना हो सकता है कुछ इन्वेस्टर सोचे कि अगर मेरे पास कुछ है नहीं तो बेचूंगा कैसे। है जी, बिल्कुल वायदा बाजार है, फ्यूचर ऑप्शन जिसको हम कहते हैं, आप उसके अंदर आप पोजीशन ले सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड को अलाउड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। वो प्रोडक्ट की कैटेगरी ही ऐसी है, हम मांग नहीं रहे हैं, होना भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी हेजिंग ऑप्शन अलाउड है, लेकिन याद रखिएगा आप बेंचमार्क के हिसाब से चलते हो इसके अंदर। और लॉन्ग टर्म में लोगों ने देखा गया कि म्यूचुअल फंड में अगर टाइमिंग करने जाएंगे तो कई बार आपके फेवरेबल हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इन्वेस्टेड रहना, अगर साइकिल्स ठीक लग रहे हैं तो इन्वेस्टेड रहना ठीक है। कोशिश जरूर करें, सब करते हैं थोड़ी बहुत सिचुएशन को मैनेज करने की। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इज, एंड दिस इज आई एम अगेन टेलिंग, मैं इतना धन्यवादी हूँ सेबी का कि उन्होंने ऐसे समय हम लोग को एक प्रोडक्ट कैटेगरी दी है, और ये म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट है। पहले क्लियर कर दूँ, तो जिस फंड हाउस के पास म्यूचुअल फंड लाइसेंस है वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग लाइसेंस नहीं लेना है, सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके लिए आपको अप्रूवल लेना है। सो आपने ठीक कहा कि वी वर वन ऑफ द फर्स्ट, नहीं कहता हूँ फर्स्ट बैच, राइट। अब किसी को 2 दिन पहले मिल गया, किसी को 5 दिन, अलग बात है, टू अप्लाई एंड हु गॉट अ लाइसेंस। तो एक्चुअली जब उस समय तो अभी रेगुलेशंस आए थे, राइट, सब कुछ सेटल हो रहा था, एंड रेगुलेशन जब आए तो देखिए हम एक सिर्फ म्यूचुअल फंड ही इस इकोसिस्टम को ओन नहीं करता है। देन वी हैव रजिस्ट्रार्स, वी हैव कस्टडियंस, वी हैव अदर पार्टिसिपेंट लाइक NSE, BSE, आज MFU प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हैं जो कि जिसके वाया मीडिया थ्रू ऑपरेशंस भी होते हैं। तो कुछ एडजस्टमेंट समझने की, ऑपरेशन बहुत एस्पेक्ट्स समझने थे इसके अंदर। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फंड मैनेजमेंट, इट इज़ सो मेनी थिंग्स इन दैट। तो हम ITI म्यूचुअल फंड ने शुरुआती दौर में ही एकदम अप्लाई कर दिया। रीज़न बिंग दिस ये जो लॉन्ग इस प्रोडक्ट कैटेगरी को जो हम स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड्स कहते हैं, SIF शॉर्ट में, इसको SIP से कंफ्यूज नहीं करना है, SIF, उसके अंदर आपके पास सेबी ने एक अथॉरिटी दी है कि अगर आप इसको अगर अप्रूवल लेकर लॉन्च करोगे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपको आउटलुक खराब लगे स्टॉक सेक्टर कहीं पे, तो आप 25% तक 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो आप शॉर्ट की तरफ पोजीशन रख सकते हो। इसको लेवरेज पोजीशन भी कह सकते हो आप। और जो मैंने शुरू में कहा AF कैट 3 के अंदर 100% अलाउड है, 100 है तो 100 कर सकते हैं शॉर्ट। लेकिन SIF इज गो मीडिया, इसलिए इस कैटेगरी को एक मिश्रण कहते हैं कि म्यूचुअल फंड एंड ऑल्टरनेट्स का एक मिश्रण भी है, क्योंकि 25% का ये अलाउड है। और एक और डिफरेंस है, वो ये कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर जैसे कुछ फंड्स हैं, जैसे कि BAF हो गया, या कुछ जो लॉन्ग फंड होते हैं, अगर किसी को हेज करना है तो वो 50% तक कर सकता है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है, राइट। यहाँ पे 100% कर सकते हैं। अगर हमको
कुछ तो हेज तो इस मोर डाउनसाइड प्रोडक्शन के लिए, अगर उसके लिए राइट, अगर आपको हेज करना है तो यहाँ एक तो 50 के अगेंस्ट 100% और 25% जिसको हम नेकेड शॉर्ट या जिसको हम अनहेज्ड पोजिशंस कहते हैं, तो ये SIF को परमिशन मिली है। सो बहुत अपॉर्चुनिस्ट टाइम में आया है जब मार्केट जूझ रही है, इसके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी है। तो ये प्रयोग जो करना है मैं आपको उसका बताता हूँ, लेकिन टू क्लोज द प्रोडक्ट इटसेल्फ, SIF is a specialized fund category which is a mix or hybrid of mutual fund and alternate assets where 10 lakh rupee minimum investment is required at least to start with, right? जैसे alternate में 1 करोड़ है, PMS में 50 लाख, इसमें 10 लाख है, and this funds can do up to 100% hedge and 25% unhedged position ले सकते हैं इसके अंदर, राइट। सो हमको जो अप्रूवल मिला है वो उस जो मैंने कहा इस डिटेल्स में मिला है। नाउ ITI ने कैसे क्यों किया शुरू में, क्योंकि ऐसा है कि हमारे जो CIO हैं वो 18-20 साल से लॉन्ग शॉर्ट फंड्स कर रहे हैं, जब लोग राइट, और वो हमारे यहाँ पे हमारे हाउस में हम AIF ऑल्टरनेट एसेट्स ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं, जो कि करीबन 7.5 साल के ऊपर हो गया मैनेज करते हुए, सेम लॉन्ग शॉर्ट फंड। तो हमको तो मतलब हम ऑफिस में मजाक में एंड एक्चुअली दिल से यही कहते हैं कि हमने जो 7-8 साल से एज अ फंड ग्रुप, ITI ग्रुप, हमने 7-8 साल से लॉन्ग शॉर्ट फंड में तपस्या की, तो यहाँ पे सेबी ने शायद ये वरदान दिया है कि आप इसको आगे लेके जाओ उसके अंदर, राइट। तो इसका नाम है डिविनिटी इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड। डिविनिटी क्यों, ITI क्यों नहीं, राइट, क्योंकि सेबी की मैंडेट है कि क्योंकि थोड़ी लिवरेज पोजीशंस हैं, इट शुड नॉट मिक्स विद म्यूचुअल फंड। आपका नाम ITI म्यूचुअल फंड है, आपका नाम XYZ म्यूचुअल फंड है, वो रहे, लेकिन इसको ब्रांड अलग करना है। जिस तरह से समझ लीजिए कि मारुति की गाड़ियां हैं, तो उसने निक्सा क्यों खोला, उसने अपनी ब्रांडिंग पोजीशन अलग करने के लिए, किस तरह से कि ये लग्जरी सेगमेंट है। जिस तरह से कि आप पकड़ लेते हो कि टाइटन घड़ियाँ के अंदर, तो टाइटन ब्रांड सबको पता है, लेकिन टाइटन के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक हो गया जो कि एकदम मोर स्पोर्टी एंड थोड़े कम कॉस्ट में, जाइलस थोड़ी हैवी वॉचेस थोड़ी सी हाई कॉस्ट में, उसके ऊपर अगर देखो तो लग्जरी जो कि विच कम्स विथ ज्वेलरी सोफिस्टिकेशन विच इज़ गोल्ड विच इज़ नेबुला। तो उसी तरह से यहाँ सेबी ने जैसे AIF के अंदर 1 करोड़ बोला, PMS से 25-50 लाख बोला, यहाँ पे 10 लाख का, और ये भी कहा कि आप ब्रांडिंग में अलग करोगे, मिक्स नहीं करनी है। 5 साल तक आपको तो ये मतलब डिस्टिंग्विश कर रहे हैं दो प्रोडक्ट्स को डिफरेंटली। हाँ जी, सेम फंड हाउस, सेम AMC, लेकिन आपको डिस्टिंग्विश करना है ताकि इन्वेस्टर्स को भी क्लैरिटी रहे कि इसके अंदर लिवरेज पोजीशन थोड़ी जो हम कहते हैं अनहेज्ड पोजीशन रहेगी, रह सकती हैं, कंपल्शन नहीं है, रह सकती हैं। तो इसलिए उसको डिस्टिंग्विश करना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। तो वेरी गुड थिंकिंग आई विल से इसके अंदर। अब खाली यही बात है कि हर फंड हाउस जो लाइसेंस लेगा उसको एक नया नाम देना पड़ेगा, तो हमने नाम दिया डिविनिटी, राइट। तो डिविनिटी देखिए, हमने नामकरण भी देखिए इसके अंदर बहुत हम सब लोग कर रहे हैं। तो डिविनिटी कम्स फ्रॉम 2 वर्ड्स, वन इज डिवाइन जो कि इंग्लिश वर्ड है, मोर फ्रॉम द विजडम साइड, एंड यू नो जैसे हम इंडिया में कहते हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स उस हिसाब से, एंड सेकंड इज नीति, नीति इज द इंडियन वर्ड फॉर नीति आयोग, चाणक्य नीति, विच इज मोर फ्रॉम प्लानिंग यू नो एंड फ्यूचर आउटलुक एंड यू नो गवर्नेंस एंड एथिक्स। तो दोनों को मिशन करके डिविनिटी हमने कर दिया, DIVINITI। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी जी, तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी है इसके अंदर। सो क्या होगा, कोई चेंज नहीं है। अगर ITI स्मॉल कैप में करोगे, ITI मिड कैप में करोगे, ITI लार्ज कैप में करोगे, तो यहाँ पे डिविनिटी, तो आपको मेल बैक सर्विसेज, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट जो भी लोगे, तो डिविनिटी में करोगे तो सब सेम रहेगा। तो और ये क्योंकि म्यूचुअल फंड का एक और प्रोडक्ट है जो स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म कहते हैं, तो इसमें टैक्सेशन एस्पेक्ट्स म्यूचुअल फंड के रहेंगे, यानी कि इक्विटी अगर फंड है और 1 साल के ऊपर निवेश रहेगा, लंबा निवेश रहेगा 1 साल के बियॉन्ड, तो 12.5% टैक्सेशन प्लस सेस इफ एनी। तो ब्यूटिफुल प्रोडक्ट विच इज कम बिकॉज तो मैं आपको दुनिया में बैकग्राउंड देता हूँ ये प्रोडक्ट्स कैसे पैदा हुए, राइट। तो उससे आप समझ जाओगे कि कितनी ब्यूटीफुल टाइम में आया है। वो ऐसा है कि दुनिया में ये प्रोडक्ट्स ऐसे आए कि ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट कम होने लग गए। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डेवलप होने लगे, US इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी, मैनी यूरोपियन इकोनॉमी। तो बहुत नेचुरल एस्पेक्ट है। ग्रोथ आती है जब इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, ग्रोथ आती है जब नेट इनकम्स बढ़ते हैं एंड सो ऑन। सो इंटरेस्ट रेट कम होने लग गया। और दूसरी तरफ अगर उस निवेशक को कहो इक्विटी में कर लो, थोड़ी रिस्क लेकर रिटर्न में लो, वो डरता है, बोलता नहीं इक्विटी रिटर्न्स वॉलेटाइल होती है, पता नहीं है, मेरे को उतनी समझ नहीं है, ये डरता है। तो ये देखा जाए तो इसका बर्थ यहाँ पे क्या मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं
राइट। देखिए गारंटी एश्योरिटी एकदम कहीं कोई नहीं होती, दिस इज कैपिटल मार्केट, मैं पहले डिस्क्लेमर हम इसे दे देते, लेकिन क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट हो सकता है, एंड आस्ते आस्ते इसका इवॉल्वमेंट हुई कि जो कि रिस्क की मैनेजमेंट अपनी डेट मार्केट या फिक्स्ड इनकम से करे, ड्रॉ डाउन्स के ऊपर मैनेज करे, रिस्क को पहले मद्देनजर रखे, एंड मार्केट पार्टिसिपेट कर सकता है इक्विटी का। सो दिस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इंडिया में क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं थे, राइट, और ऑलमोस्ट जहाँ है तो एकदम ऑल्टरनेट स्पेस में है, तो ज़्यादातर इंडिया में लॉन्ग प्रोडक्ट्स बेचे गए हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन उस लॉन्ग टर्म जर्नी में वॉलेटिलिटी रहती है। ये प्रोडक्ट्स इक्विटी बेस्ड हैं या डेट बेस्ड होंगे, हाइब्रिड बेस्ड होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ लॉन्च करते हो, मगर इसके अंदर फंड मैनेजर के मेन डिफरेंस, लोग सोचते हैं 25% अनहेज होगा, लोग सोचते हैं 100% हेज होगा, उसको छोड़ के वो खाली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट है, उसको छोड़ के सबसे बड़ा फर्क जो है वो फंड मैनेजर की वे ऑफ मैनेजमेंट का है। अगर आपको लॉन्ग सी चाहिए, आपको लगता है कि आप 10-20 साल के इन्वेस्टर हो, आपको कोई परेशानी नहीं है मार्केट मूवमेंट से, और आपको मार्केट मूवमेंट से अगर कोई फायदा हो सकता है, आपको वो भी नहीं चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड में रहो। एग्जैक्टली, राइट। आप डेट में रहो, कोई अगर आपको रिस्क लेनी नहीं, डेट में रहो। यहाँ पे क्या है कि दिस इज रिस्क एडजस्टेड, रिस्क पहले देखेंगे। अगर हमको रिस्क लग रही है, हम नहीं करेंगे इक्विटी इन्वेस्ट, क्लियर बात। आप बोलोगे टाइमिंग व्यूज हर चीज में होती है, बट इट इज द वे ऑफ मैनेजमेंट, डीएनए ऑफ मैनेजमेंट। इट इज नॉट ओनली कहाँ पैसा लगा सकते हैं डिफरेंस है, इट इज ऑल्सो द कंप्लीट बिहेवियर मैनेजमेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट कंपोजिशन कि मेरे को कैसे मैनेज करना है, राइट। तो इसमें तो फिर फ़ायदा क्या हो सकता है? तो फ़ायदा ये हो सकता है कि अगर मार्केट्स जैसे लास्ट ईयर, और मैं आपको वही बताता हूँ जो हमने नॉट टू टेक इट कि हर बार होगा, हो सकता है, लेकिन हमने जो किया लास्ट ईयर सितंबर में मार्केट 26,000 के ऊपर गई थी, एंड देन उसके बाद करेक्शन रहा। तो उसके 3-4 महीने पहले से ही हमारे फंड हाउस ने अपने पहले बीटा कटा पोर्टफोलियो को फिर हेज कर दिया। तो व्हेन द मार्केट्स फेल और मार्केट 15% गिरी निफ्टी के ऊपर, जी जी, हमारा प्रोडक्ट 3% गिरा। तो इट इज़ टू सेव द डाउन साइड। ऑब्जेक्टिव भी ये है, अगर कोई बोले मोमेंट वो अपसाइड मार्केट में हाईएस्ट मोमेंटम हो सकता ना हो, लेकिन टोटल मार्केट में ये टोटल मार्केट साइकिल करीबन 2.5 साल का था, अप एंड डाउन। उसके अंदर मार्केट बड़ी 22-23%, हमारे रिटर्न आए 38%। तो इट इज़ अ साइकिल। तो मैं इसको इस प्रोडक्ट को 2 तरीके से हास्य रूप में डालता हूँ। एक, दिस इज सिंड्रेला सिंड्रोम कि फेरी मदर, गॉड मदर ने कहा था कि 12 बजे के पहले वापस आ जाना। होता क्या है कि लेट जब पार्टी हो रही होती है ना, तो म्यूज़िक बज रहा है, डांस हो रहा है, खाना पीना चल रहा है, तो हम भूल जाते हैं जल्दी जाना है। देखिए मैं पार्टी और सिंड्रेला की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं म्यूजिक ऑफ द मार्केट की बात कर रहा हूँ। आज से लेमन क्राइसिस के पहले सिटी बैंक के सीईओ ने कहा था, देयर इज अ पार्टी प्लेइंग इन द मार्केट एंड वी हैव टू डांस टिल द म्यूजिक इज देयर, विच मीन मोमेंटम है, लिक्विडिटी है, हमको मार्केट में रहना है, हम कुछ कर नहीं सकते, वी आर नो अदर वे। उसने कुछ और भी कहा था जो लोगों ने सुना नहीं, वो ये कहा था कि इफ द म्यूजिक स्टॉप्स द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी इन अ वेरी बैड स्पेस। नाउ लॉन्ग शॉट के अंदर फंड मैनेजर विल बी लेट टू द पार्टी, अर्ली टू, एंड पूरा साइकिल अर्ली टू लीव। दिस इज वॉट इज एक्सपेक्टेड, उसके डीएनए में होना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट से लॉन्ग शॉट, एंड सो इट हैज़ टू कम विद एक्सपीरियंस। तो अगर किसी फंड मैनेजर को या किसी इन्वेस्टर को या किसी डिस्ट्रीब्यूटर को ये बात समझनी पड़ेगी, अगर वो बोले नहीं मैं मोमेंटम ऊपर जाना है, राइट, अगर वो फिर तो वो बायस ही रह गए, फिर तो हरदम वही गलतियां दोहराएगा। तो दिस टेक इट एज अनदर कैटेगरी विच हैज कम, एंड यू कैन एलोकेट इक्विटी की एलोकेशन अगर 100 रुपये आपकी, राइट, एंड आपकी एज हो सकता है कि 50-60 हो, तो आप उस रिटायरमेंट के पास हो, आपको रिस्क नहीं लेना है, तो आप 15-20-30% इसमें डाल सकते हो। इक्विटी की पार्टिसिपेशन हो सकती है, राइट, एंड रिस्क मैनेज हो सकती है। तो हमारे पोर्टफोलियो जो हिस्टोरिकल है उसके अंदर 0.3 बीटा, राइट, तो निफ्टी का बीटा 1 एक्चुअली हमारा बेंचमार्क है, 0.3 बीटा के ऊपर हमने निफ्टी अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी रिटर्न दिया है उसके अंदर, ग्रॉस बेसिस में कह रहा हूँ, प्री टैक्स प्री एक्सपेंसेस, राइट। सो ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। तो इसलिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है फंड मैनेजर को और इनोवेशन लाता है इस इंडस्ट्री में। और आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न किया था इनोवेशन को लेके, तो मैं बोल रहा हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए फिर अडॉप्ट करना पड़ेगा, बट दिस इज नो द गुड थिंग, दिस इज ऑन अ न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, राइट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके, बट इसलिए कि ये प्रोडक्ट इटसेल्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, ये फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी समझ के आपको इन्वेस्ट करना है उसके अंदर।
यहाँ पे फंड मैनेजर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनको बहुत एक्टिवली इसको देखना पड़ेगा। यस। सर जैसे मैं कह रहा था कि इसमें 3 कैटेगरी है, एक इक्विटी है, एक हाइब्रिड है और एक डेट है। तीनों में ही ये शॉर्ट का ऑप्शन आ जाता है या डेट पे नहीं आता है? तीनों में लॉन्ग अलाउड है, लॉन्ग शॉट, तीनों का नाम लॉन्ग शॉट है, हर नामकरण के अंदर लॉन्ग शॉट वर्ड आएगा। तो तीनों में, हाँ हाइब्रिड में, हाइब्रिड इटसेल्फ कैटेगरी आउट ऑफ इक्विटी एंड डेट। सो इक्विटी, डेट और एक स्पेशल कैटेगरी है जो कि एक्टिव एसेट एलोकेटर कहते हैं हाइब्रिड के अंदर, जिसके अंदर कमोडिटी भी अलाउड है। तो वो डिपेंड करता है आपकी पोजीशंस क्या हैं, लेकिन तीनों में शॉर्ट्स या अनहेज जिसको कहते हैं अलाउड है। तो फिर ये हम लोग कितना कह सकते हैं, यदि समझिए अडॉप्ट भी करते हैं हम लोग एज MFDs और अपने कस्टमर्स को बताते हैं, इंटरेस्ट भी है सबको, काफ़ी पूछ भी रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कितना तक पोर्टफोलियो में ये हम लोग रख सकते हैं किसी के इसमें? देखिए, अलग अलग एज जिसके हिसाब से अलग अलग है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कहाँ ये प्रोडक्ट किस किस को राइट चैलेंज करेगा। तो इसके अंदर 2 तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे वे ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से। एक डायरेक्शनल जो कि पार्टिसिपेशन ज़्यादा करेगा मार्केट में, दूसरा एब्सोल्यूट रिटर्न। एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो जैसे आर्बिट्राज फंड होते हैं, तो आर्बिट्राज फंड के थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न्स, जिसको हम आर्बिट्राज प्लस कहते हैं, वैसे होगा, राइट? तो एब्सोल्यूट रिटर्न, तो उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना। अगर लॉन्ग टर्म पैसा नहीं है तो एब्सोल्यूट रिटर्न में जाओ। अगर आपको बहुत हाई रिस्क नहीं लेना तो फिक्स्ड इनकम का कुछ पैसा देखिए वहाँ जा सकता है एब्सोल्यूट रिटर्न टाइप प्रोडक्ट्स में, अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेशन करना है, अगर कहीं पर वो प्रोबेबिलिटी रखनी है, तो आपको डायरेक्शनल प्रोडक्ट्स में, यानी कि इक्विटी लॉन्ग शॉट जैसे हम डायरेक्शनल मानते हैं, उस प्रोडक्ट में आप डाल सकते हो। हाइब्रिड्स में 2 तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे एंड आपका जो और एंड देन व्हाट विल हैपन इसमें ना, क्योंकि इसकी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट इज लाइक ऑल्टरनेट्स, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऑल्टरनेट्स एंड PMS में all those investors should look favorably out here because way of management is same. PMS में भी शॉर्ट तो अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी है शॉर्ट करने की। ऑल्टरनेट्स में शॉर्ट होते हैं, राइट? वी आर अलाउड देयर इन ऑल्टरनेट कैट 3 के अंदर। तो दोज इन्वेस्टर्स शुड ऑल्सो लुक फेवरेबली एट दिस इन्वेस्टिंग इन SIF, क्योंकि कंपोजिशन काफ़ी हद तक मार्केट वॉलेटिलिटी कंट्रोल में आएगा। तो जो शॉर्ट्स हैं ना, लोग बहुत सोचते हैं कि देखिए हम शॉर्ट करेंगे, अनहेज करेंगे, तो कुछ लोग इससे डरते हैं कि शॉर्ट स्पेकुलेटिव है। बिल्कुल स्पेकुलेटिव नहीं है इसके अंदर। वी आर टू रिस्पॉन्सिबली यूज्ड, इट विल हेल्प द पोर्टफोलियो इन विच वे, फॉर क्रिएटिंग अल्फा, एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के लिए, एंड फॉर मैनेजिंग वॉलेटिलिटी। क्योंकि ये वॉलेटिलिटी के अंदर अगर हमने पोर्टफोलियो हेज किया हुआ है तो आपकी फॉल कम रहेगी, आपकी बीटा कम रहेगी, आपको वो दिली धड़कन अप डाउन कम कराएगी उसके अंदर। तो इट इज़ इन ऑल वेज टू मैनेज। पिछले 25-30 सालों में डेवलप्ड मार्केट में ये प्रोडक्ट ने बहुत बड़ी अपनी पोजीशन बना ली है, लॉन्ग शॉर्ट प्रोडक्ट्स ने उसके अंदर। तो ये हमारा शुरुआती दौर है। तो आई थिंक ये और ऐसे समय आया जब आपकी सेविंग्स बढ़ रही है इंडिया में, तो इसकी पोजीशन ऑलरेडी आ जाएगी। तो परसेंटेज बोलना, एलोकेशन मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इक्विटी मनी कैन मूव है, हाइब्रिड्स मनी शुड लुक एट दिस, फिक्स्ड इनकम अपने प्रोडक्ट्स आपको चूज करने पड़ेंगे, दे कैन लुक एट दिस, PMS एंड AIF विल लुक एट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि कंपोजिशन सेम है और टैक्स यहाँ पे 12.5 टैक्स है, वहाँ पे आपका टैक्सेशन ज़्यादा है PMS में, या फिर और ज़्यादा हो सकता है ऐसे मैं बोलूँगा इन AIF। तो हर तरह से एक फेवरेबल सिचुएशन बन रही है। अगर फेवरेबल नहीं तो कम से कम बराबरी सिचुएशन तो बन रही है टू फेवरेबल। तो प्रोडक्ट की पोजिशनिंग बहुत अच्छी है उसके हिसाब से। मेरे हिसाब से आपने जो पहले प्रश्न पूछा वहाँ से मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि जो पैसिव इन्वेस्टिंग सोच रहे हैं, इवन दे शुड लुक एट दिस प्रोडक्ट्स। इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। मुझे लगता है काफ़ी जन को ये एटलीस्ट समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, और फिर जब समझ जाएंगे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें। और जो इतने दिन से PMS AIF को देख रहे थे उनके लिए ये बहुत बेटर हो जाएगा, क्योंकि PMS से इसकी टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी बेटर हो जा रहा है। और फाइनली सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ITI के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हमारे थ्रू, सबके थ्रू, कि क्या उनको क्या करना है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारा संदेश ये रहेगा कि वी विल इन्वेस्ट इन विनिंग योर ट्रस्ट। हम लोग ट्रांसपेरेंसी में हरदम अपने हम विल इन्वेस्ट इन आवर एफर्ट्स थ्रू अ टाइम थ्रू इट, एंड विल ट्राई एंड अडॉप्ट वॉट एवर इनोवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री। हम टू सम एक्सटेंट इट कैन बी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑपरेशनल, इट कैन बी यूटिलाइजेशन इन दी थ्रू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ स्टेबल, जो हम ऑलरेडी जैसे SIF कर रहे हैं। कुछ लिमिटेशन सबकी रहती हैं,
एंड कुछ टाइम लिमिटेशन रहती है, क्योंकि हम 6-7-8 साल पुराने हैं, तो कुछ समय हम ले लेंगे बाकी लॉन्चेस का, कुछ लोग पहले आ गए थे, एंड वी दैट ऑल्सो मीन्स दैट वी कैन इवन थिंक कि जो प्रोडक्ट्स एक तरह से इनवैलिड हो गया या लेस रिक्वायरमेंट है तो हम उसको लॉन्च भी ना करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको लॉन्च भी करना है. तो what is required for the future we'll try and do, and that is what I can assure. So it will be both. We understand ecosystem, we understand contribution of people, and every person across, from distributors to investors and to our other stakeholders, and we will be there to support and for them forever. तरफ से तो ITI को पूरा ही बेस्ट विशेष है इस प्रोडक्ट को Thank लेके, you. पूरा एकदम म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री के लिए. Thank you. और हमारे इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है काफ़ी आज नॉलेज मिला होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा अबाउट दी मार्केट, क्या आगे चल रहा है क्या नहीं, और SIF क्या है. होप टू सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच. Thank you for having me here. It was very nice talking to you. Thank you. so much for coming, sir.